गुड मॉर्निंग कुलदीप, कैसे हो? ठीक है, तो लेट्स शेयर माय स्क्रीन। लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे, कुछ याद है हमें? ओके, हम डैक्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? लास्ट की वीडियोस आपने वॉच की? डैक्स स्टार्ट हुआ जी। ओके, सो पहले तो एक डेटा यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। एक्सेल को उठाया है डेटा, ऑर्डर्स टेबल, और यहाँ पे हम करते हैं लोड। तो हमने डेटा एक लोड कर लिया है, यहाँ पे हम डैक्स पढ़ रहे थे। तो डैक्स का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। जैसे एक्सेल के अंदर जिसको आप फंक्शन बोलते हो, जो आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी करता है, वैसे ही सेम दैट यहाँ पे पावर बीआई में आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी करता है, या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन है उनको इजी वे में सामने प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डैक्स। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डैक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा रीड करेंगे आप प्लीज? Text analysis expression is the formula language used in Power BI. यस, नेक्स्ट। Excel, Power Pivot, and Analysis Services. डैक्स का मतलब ये होता है एक तरीके का फॉर्मूला, ठीक है, जो आप पावर बीआई में यूज करेंगे, जो आप ऑलरेडी एक्सेल में यूज कर चुके हैं, और अगर पावर पिवट ऑप्शन पड़ा होगा तो वहाँ पे। ठीक है, इन सबका काम है एक हेल्पिंग मशीन की तरह, मतलब एक इंस्ट्रक्टर की तरह आप उसको जो भी परमिशन देते हैं उस तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमनली हर जगह पे यूज होता है। जैसे एक सम फंक्शन, सम को जब मैं कॉल करता हूँ तो उसका काम क्या है करने का? वो इंटायरली सम करता है, जो भी रेंजेस देते हैं, जो भी कॉलम्स देते हैं, तो उनके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखाता है। तो सम एक फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है कि कितना बिजनेस हुआ, कितना काउंट है, कितना क्वांटिटी, कितना प्रॉफिटेबल, वो सारे नंबर ऑपरेशन पे हम इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डैक्स लिखते हैं ना, वो तीन तरीके से लिखते हैं। ठीक है, पहला होता है, पहला यहाँ पे होता है कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट कॉलम का मतलब हो गया जब मुझे एक ऐसी कैलकुलेशन बनानी है जिनका आउटपुट हर एक रो लेवल पे आता है। जैसे क्वांटिटी इनटू सेल्स, हर एक रो के लिए आएगा। ठीक है, या मैंने कहा मुझे कुछ परसेंटेज निकालना है तो हर एक के लिए परसेंटेज आएगा। या मैंने बोला कि मुझे इफ कंडीशन लगाना है तो इफ कंडीशन रो वाइज आता है। तो जितना भी रो लेवल पे कैलकुलेशन होता है वो हम किसके थ्रू करते हैं? कैलकुलेट कॉलम, या फिर इसको बोल सकते हैं न्यू कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? न्यू मेजर। न्यू मेजर करता क्या है कि जब भी आपको वन टाइम में वैल्यू चाहिए होती है, जब भी आपको एग्रीगेट फॉर्म में वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली न्यू मेजर। ठीक है, चलिए पॉज। सो न्यू मेजर का मतलब ऐसा समझो कि सम फंक्शन क्या करता है? एक बार में वैल्यू देता है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे? न्यू मेजर। मैक्सिमम एक बार में वैल्यू देता है, मिनिमम एक बार में, काउंट, एवरेज। तो ऐसी जो भी चीजें हैं जिनका वन टाइम में वैल्यूएशन आता है उनको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। वो सारे किसके थ्रू लिखे जाते हैं? मेजर्स के। ठीक है, तीसरा एक और होता है, क्या होता है तीसरा? न्यू टेबल। न्यू टेबल का मतलब ये होता है जो भी कंडीशन आप इसके अंदर पास करेंगे वो एक टेबल के फॉर्म में अलग से निकल के आए।
मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है 5000 का, उसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं। मैंने कहा मुझे गुड़गांव सिटी का डेटा बाहर स्टार्ट करके दो, ये चंडीगढ़ सिटी या पंजाब सिटी का आपका पूरा का पूरा डेटा बाहर निकाल के दो। तो ये कैलकुलेट टेबल क्या करता है, उसमें से जाएगा पूरे सिटी वाले डेटा को, यानी गुड़गांव वाले डेटा को बाहर निकाल के एक दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये हुआ, कैलकुलेट कॉलम हर एक रो लेवल की कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, जो आपको टेबल व्यू में भी दिखेगा अभी जब हम पावर बीआई में देखेंगे। न्यू मेजर, जब कोई भी तरीके का एग्रीगेशन करना है जिसका वन टाइम पे वैल्यू आता है, सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ, ठीक है, या किसी फिल्टर के थ्रू, तो हम मेजर्स। न्यू टेबल, जब मुझे किसी कंडीशन में से पूरा का पूरा टेबल की इन्फॉर्मेशन लानी, मान लीजिए मैंने कहा मुझे 10,000 के ऊपर जो भी सेल्स हुआ है उसका डेटा लाइए, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई के अंदर, यहाँ पे टेबल व्यू है, ठीक है, और यहाँ से आप डेटा चेक कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं एक बार फाइल। ठीक है, चलिए अब मेजर कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप टेबल व्यू में आते हो और यहाँ टेबल टूल्स में आप जाओगे तो क्या आ रहा है पहला, मेजर। मेजर क्या करता है, aggregate value, वन टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट new column, क्या करेगा, कॉलम ऐड करके रो लेवल पे। तीसरा new table, न्यू टेबल, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, पहला ऑप्शन, new measure, दूसरा new column, ठीक है। फिर से मैं होम टैब में गया और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, new measure, न्यू टेबल। आप इस टैब में जाइए, यहाँ पे कहीं क्लिक करिए, क्या दिख रहा है, new measure, या आप यहाँ टेबल टूल्स में भी देख सकते हो, ये आ रहा टेबल टूल्स, ठीक है। तो कहीं पे भी जाके इन सारी चीज़ों को कर सकते हो, इवन राइट क्लिक करके यहाँ भी कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले मैंने ना एक यहाँ पे डेटा बनाया, टेबल। थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर दें, चलिए ठीक है। तो हमने ना एक सिंपल सा यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, सब कैटेगरी वाइज सम ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए क्या हमने इसको बताया कि आपको सम करना है, नहीं, ठीक है। और क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं, ये सारे एवरेज को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो ऑटोमेटिकली आपको पावर बीआई सजेस्ट करता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कैलकुलेशन, और जो यूजर क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन। अब मैं आपको डैक्स लिखना सिखा रहा हूँ। अब मुझे, ये तो इम्प्लिसिट कैलकुलेशन हो गया, मैं चाहता हूँ मैं भी क्या ऐसे ही कुछ बना सकता हूँ यहाँ पे सम फंक्शन, मैं इसको नहीं यूज करना चाहता, ठीक है। तो चलिए अब हम यूज करने चल रहे हैं डैक्स। तो अब मुझे सम फंक्शन यूज करना है, और टोटल देखिए कितना आया हुआ, 3787, अब मुझे सम करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, measure, मेजर टेबल या कैलकुलेट कॉल, new measure, न्यू मेजर। क्यों, क्योंकि हमें एग्रीगेट वैल्यूज आती है। तो न्यू मेजर पे आप क्लिक करिए, आपको यहाँ पे मेजर्स आ जाएंगे। नेम वही रखिए ताकि आप फैमिलियर रहें कि किस चीज़ का मेजर या फॉर्मूला आपने राइट किया है। तो हम लिख सकते हैं ना सम 55। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करिए, वही फंक्शन है जो एक्सेल में लिखते हैं। आपको नहीं पता सम फंक्शन क्या करता है, क्लिक ऑन राइट हैंड साइड, जस्ट 2 मिनट, सम, क्लिक दिस एक्सपैंड बटन, यू कैन सी ऑल इन्फॉर्मेशन, राइट, टूल टेबल। अब सम के अंदर आपने एक्सेल में देखा होगा वहाँ रेंज बेसिस पे काम होते थे, ये आपका कॉलम बेसिस पे रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सर्च करिए, अटैच टेबल में क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज करिए या कमिट करिए, एंटर करिए, बात वो एक ही है, ठीक है। अब देखिए आपका एक मेजर बन चुका है। जब मेजर बनता है तो आपको देखेंगे यहाँ पे
एक कैलकुलेटर की तरह लोगो दिखता है, विच मीन्स ये क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर। ठीक है, चलो अब इस मेजर को मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे, सेम आ गया। तो ये हो गया एक इम्प्लीसिट मेजर जो खुद से पावर बीआई सजेस्ट करता है। आई डोंट वांट इम्प्लीसिट मेजर, सो आई एम गोइंग टू द दैट फंक्शन। आपको यहाँ पे टोटल भी निकालना है, लगभग 37 मतलब 8। ठीक है, क्लियर हो, समझ आया? अब इसका फायदा देखते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें अगर रीजन भी डालता हूँ, एक कैटेगरी डालता हूँ, ठीक, तो देखो कैटेगरी वाइज डेटा अपने आप कलेक्ट हो गए, राइट। कि एसेसरीज टेक्नोलॉजी पार्ट में कितना बिका है, 2976। कंट्रोल जेड करके देखते हैं पहले क्या डेटा आ रहा था। अच्छा 297 ही था, नो वरीज। अप्लाइंसेस देखते हैं 1729, कंट्रोल वाई करते हैं तो ये भी डेटा आ गया आपके पास 1729। मतलब देखो ये हर चीज़ों के लिए बता रहा है, आर्ट ऑफिस सप्लाई में इतना बिका। ठीक है, तो जो भी जिस कैटेगरी में बिका हुआ है यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? या अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है तो मैं ना यहाँ से रीजन कॉल कर लेता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट किसमें कितना बिका है। तो एसेसरीज सेंट्रल में 716, एसेसरीज ईस्ट में 724। अब देखिए क्या हमने इसको बताया कि हम सब कैटेगरी और रीजन के लिए ही सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक्सेल में पढ़ा होगा, आप अगर आप सब कैटेगरी वाइज सेल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे समिट यूज करना पड़ता है, लेकिन आपको सब कैटेगरी और रीजन वाइज चाहिए तो समिट, मतलब वहाँ पे हर चीज़ों के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले क्रिएट करने पड़ते थे। बट यहाँ पे देखिए आपको एक बार फॉर्मूला क्रिएट करिए, ये आपके रो लेबल फिल्टर के बेसिस पे, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चेंजेस ले लेगा। जितने सारे यहाँ पे आप वैल्यू डालते जाओगे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, इसको बोलते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। एक बार डेक्स आप यूज करिए, चाहे किसी फंक्शन में यूज करो, चाहे किसी चार्ट में यूज करो, ऑटोमेटिक ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे। रो कॉन्टेक्स्ट, हाँ रो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया बेसिकली रो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो आपके रो लेवल पे हो रहा है। अब इसी पे मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइजर ले लेता हूँ। ये हो गया रो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो चीज डाल रहे हो वो रो वाइज आपका चेंज हो रहा है। और सेकंड क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब भी आ रहा है सिर्फ फर्नीचर का रेट। ये हो गया फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, और ये जो उसके अंदर चीजें दिखती है उसको क्या बोलते हैं, रो कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है, समझ आया? बहुत बढ़िया। चलो ये सम फंक्शन हमने किसके थ्रू क्रिएट किया था, मेजर। क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा बकेट यहाँ पे दिख जाए। अब अगर मुझे नहीं पता है इसी सम को मैं, जबकि सम कितना आया आपका 37, अब मैं इसी को कैलकुलेट कॉलम के थ्रू करना चाहता हूँ। ठीक है, अब कैलकुलेट कॉलम का मतलब कि एक आपके टेबल व्यू में न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। आप ये मेजर अभी चल के देखेंगे तो हमें मेजर दिखाई नहीं देगा व्यू में, सिर्फ आप जब विजुअलाइजेशन करते हो वहीं पे यूज कर सकते हो। इसका फायदा एक ये है कि आपका स्टोरेज इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, और जितने सारे कॉलम्स बनाओगे उतना स्टोरेज ज़्यादा, ठीक है, मेमोरी स्पेस ज़्यादा ही लेगा। अब मैंने यहाँ लिखना शुरू किया सम डबल कर दिया QTY, सम कॉल किया और हम कैलकुलेट कॉलम के थ्रू इस बार जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए था, एंटर करें, एंटर हो गया डेफिनेटली। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा। ठीक है, रीना प्लीज म्यूट कर दीजिए। राज, राज हाँ आप, सर, ओके नो ठीक है। वरीज। म्यूट कर दीजिए, कोई इशू नहीं। ओके, सो हमने क्या किया, अब आप देखेंगे कि मेजर आपको किस तरीके से दिखता है, एक कैलकुलेटर के फॉर्म में लोगो आता है, और कैलकुलेट कॉलम किस फॉर्म में दिखता है, मतलब थोड़ा सा सिग्मा एम की तरह। ठीक है, स्लीपिंग एम की तरह। अब हमें मेजर और टेबल्स दोनों को देखते हैं कि हमें टेबल व्यू में दिखता है कि नहीं। सबसे लास्ट में जाइए, क्या दिख रहा है, सम क्वांटिटी, मतलब जो हमने कॉलम क्रिएट किया। ठीक है, तो समझ में यहाँ आ रहा है कि ये आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन पे दिखेगा, यहाँ पे वो स्टोरेज इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है ना, चलिए
तो अब देखिए क्या हमने ये कैलकुलेटेड कॉलम में सम लगाया एग्रीगेट फंक्शन, इसीलिए ये सेम वैल्यू दे रहा है। आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए क्या ये वैल्यू आपको सही लग रही है या गलत लग रही है? राज प्लीज आप नोट कर लो। वैल्यू सही है, बट ये अननेसेसरी क्रिएट हो रहा है, मतलब इसकी जरूरत भी नहीं। तो ऐसे हमें यहाँ समझना ही पड़ेगा कि ये दो चीजें हमने यहाँ यूज किया है। पहली चीज क्या यूज की है? न्यू कॉलम, ठीक है। दूसरी चीज क्या यूज की है? एग्रीगेट सम, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन। न्यू कॉलम बोलता है कि मैं तो भाई न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा, ठीक है। और एग्रीगेट बोलता है मैं तो भाई वन टाइम में वैल्यू लूँ। तो ये दोनों अपने अपने ईगो में, वो कह रहा है मैं अपनी बात मानूंगा, वो कह रहा है अपनी बात। तो ये दोनों किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका काम है कॉलम क्रिएट करना, और ये कह रहा है भाई कोई इशू नहीं है, जबकि आपने कॉलम क्रिएट किया है तो रो लेबल वैल्यू आनी है, तो मैं तो आपको वन टाइम में ही वैल्यू देंगे। तो आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए हमने जो कैलकुलेशन की है वो गलत चीज़ों को यूज करके किया है। ये कैलकुलेशन कॉलम से नहीं होगा, क्वांटिटी से। ये समझाने के लिए प्रोसेस, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा, आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब कैलकुलेट कॉलम एग्जैक्टली कहाँ वर्क करता है? अब मान लीजिए मैंने कहा मुझे सेल्स माइनस डिस्काउंट निकालना है, तो किसके थ्रू जाएगा? कैलकुलेट कोड। एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि हमें रो लेवल पे कैलकुलेशन चाहिए। तो कहीं भी क्लिक करिए, राइट, न्यू कॉलम, सेल्स माइनस डिस, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे कॉल करिए सेल्स माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आप एंटर करिए सी, 77 माइनस जीरो मतलब जीरो ही आएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, जीरो आ रहा डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए 573.174। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 174 को छोड़ के 74 ही आ रहा है, मतलब 10 क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। आप कहीं भी रखिए आपको डेटा दिख जाएगा। तो यहाँ रो लेवल पे नहीं होता, यहाँ पे पूरे कॉलम वाइज डेटा से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया दो चीज की मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरा क्या है हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं भूल गया कि क्वांटिटी इनटू सेल्स किस में करना है, सेल्स एंड डिस्काउंट मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ करना है। अब एक्चुअल करना किस में है? कॉलम्स के अंदर। लेकिन अब इसको अगर रो के अंदर करके देखते हैं तो क्या आता है, ये भी समझ लेते हैं, राइट। तो राइट क्लिक किया, क्या यूज करेंगे? मेजर हमें एग्रीगेट वैल्यू देता है, हमें तो पता ही है, लेकिन ये क्वांटिटी या सेल्स माइनस डिस्काउंट करके भाई वो एक एक रो में दिखाएगा ना। तो मान लीजिए मेजर ही रखें इसका नाम, और मैं यहाँ कॉल करूंगा। क्या आपके डेटा के अंदर सेल्स नहीं है? बट यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, सेल्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप मेजर में बैठे हुए हो, और मेजर बोलता है कि आप सेल्स माइनस डिस्काउंट करोगे तो वो तो रो लेवल की बात होगी। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो मुझे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, इसलिए दिखाता भी नहीं है, अभी क्योंकि हम मेजर में, मेजर हमें फंक्शन ही देना पड़ेगा कोई। नहीं भाई, ये रो लेबल कुछ भी फंक्शन दो, जो रो लेवल पे काम करता है वो यहाँ कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो वन टाइम में वैल्यू देता है। अगर अभी सम मैक्स मिन काउंट यूज करो तो आएगा, लेकिन अब अगर आप सोचो कि सेल्स माइनस डिस्काउंट करके दे तो कैसे देगा, और देगा भी तो कैसे देगा, वो एग्रीगेट देगा। टोटल सम जितना हुआ, मान लीजिए टोटल सम 10,000 हुआ, टोटल डिस्काउंट मान लो 2,000 हुआ, तो एक बार में ही बताएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो समझ में आया कि जब आपको कोई चीजें नहीं दिख रही है जबकि आपके डेटा में है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने गलत वे से डैक्स राइटिंग स्टार्ट की। क्लियर है राज यहाँ तक? चलो ठीक है, तो मैं इसके स्किप कर देता हूँ, या फिर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, आपका डेटा सेट हो गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा?
न्यू मेजर कैलकुलेटेड कॉलम, और तीसरा क्या है? न्यू टेबल। टेबल। अब टेबल के लिए एक ना डेटा सेट उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मुझे पेपर्स का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। पेपर्स का एक अलग से टेबल बनाया। इंटरव्यू आस्क्ड कि कैन यू जस्ट एक्सट्रैक्ट सब कैटेगरीज ओनली पेपर रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट डेटा बेस आर डिफरेंट टेबल्स, ओके। ये आर्ट का डेटा कह रहा है या पेपर्स का डेटा कह रहा है, इसमें से एक क्लिप निकालो, पूरा डेटा सेट किसका? पेपर्स का। जस्ट लाइक अगर एडवांस फिल्टर पढ़ा हो तो उसी की तरह है। एडवांस फिल्टर क्या करता था, उस जगह से डेटा पैरामीटर जो फेच करते थे उनको बाहर लाके रखता था। तो चलिए हमने किसको क्लिक किया? न्यू टेबल। न्यू टेबल। टेबल का नाम देना दे दो, फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कैलकुलेट टेबल, ठीक है। टेबल लिखा, उसके बाद सबसे पहला आर्गुमेंट क्या पूछ रहा है? टेबल। टेबल मतलब वो टेबल जहाँ से आपका डेटा सोर्स यानी डेटा आ रहा है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है? नोट। नेक्स्ट फिल्टर। फिल्टर। क्या चाहिए आपको? सब कैटेगरी में से पेपर। पेपर चाहिए, तो यहाँ पे कॉल करो। समझ आया? आप ऐसे ही आप मल्टीपल फिल्टर्स को भी यहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं। इसके ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, क्लोज करके देखते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास दो टेबल्स बन गई। पहला ऑर्डर था और दूसरा टेबल। और आप जरा जाके चेक करिए, ये जो टेबल्स के रिकॉर्ड है कितने आए हैं? लगभग 1370। पेपर। क्लियर? अब मैंने कहा मुझे पेपर्स के वही सेल्स चाहिए जिन्होंने 300 के ऊपर किया हुआ। क्या मैंने बोला? जिन्होंने पेपर्स में 300 के ऊपर सेल किया हुआ। तो इसी में लगा दो आगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, कमेंट। अब कितने रिकॉर्ड आ गए? दोनों कंडीशन मैच करिए। पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए 300 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। तो फार अब हमें समझ में आ गया होगा तीनों चीजें कि कब कौन सी चीजों को हम, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो न्यू मेजर के कब यूज करते हैं हम? एग्रीगेटेड वैल्यू चाहिए। ठीक है। और क्विक मेजर मतलब क्विकली कोई भी चीज स्टार्ट कर देना, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एवरेज पर कैटेगरी चाहिए, मैक्स पर कैटेगरी चाहिए। बट ये तब हमें समझ में आएंगी चीजें जब हम बेसिकली कोई भी चीज खुद से करना सीखेंगे इस वाले से। अब जैसे यहाँ एवरेज पर कैटेगरी आ रहा है, वैसे लिखा हो सकता है सम पर कैटेगरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से क्लिक करके और देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जैसे एडिशन वगैरह आ रहा है, बहुत सारी चीजें तो कर सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया। चलिए अब हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या और भी कर सकते हैं? मैंने एक और टेबल बनाना चाहा। मैंने कहा एक और टेबल बनाओ आप जिसमें, ओके, मैंने कहा एक ऐसी टेबल बनाओ जिसमें बेस्ट छोड़ के सारे होने चाहिए। क्या लॉजिक लगेगा बताइए? चल, तो हमने बोला कि हमें इस बार वेस्ट को छोड़ के सारा ला सकते हैं। सारा लाना है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है,
अब मान लो चलो वेस्ट को छोड़ के हम 3 के लिए 3 फिल्टर अलग अलग लगा दें। ऐसे ही मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे स्टेट हैं। इतने सारे स्टेट को तो मैं एक एक फिल्टर में डालना मुश्किल होगा। अब मैंने बोला कि यार इसमें से मुझे इंडियाना नहीं चाहिए या लोआ नहीं चाहिए, रेस्टॉल चाहिए। तो ऐसे क्विज में हम कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट टेबल। तो टेबल बनाने के लिए किधर जाना है, न्यू टेबल। यहाँ पे आइए, न्यू टेबल। ध्यान रहे जिसमें बैठे हो उस पर काम करेगा। इसमें बैठे हो तो इसका न्यू टेबल बनाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर्स वाले में जाके बैठ जा रहे हो, मतलब टेबल्स वाले में बैठ जा रहे हो, ठीक है, इस पे क्लिक करके करोगे तो इनको डेटा सोर्स मान के करेगा। इसमें जो डेटा है उसका क्लिप निकालेगा, जिसमें रहोगे उसी का तो निकालेगा ना। बट सर इसमें तो हम टेबल नेम दे रहे थे ना एक्सप्लिसिटली। हाँ तो यहाँ पे भी, टेबल। हाँ अभी इस पे क्लिक करके करोगे, न्यू टेबल करते हैं। ये एब्सोल्युटली हाँ, हमें टेबल तो देनी है ना, तो हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा मैंने कैलकुलेट टेबल। और अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझने वाली चीज ये है कि जब हम इसके अंदर बैठ के आ रहे हैं तो सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, टेबल, क्योंकि यही टेबल में बैठे हुए हैं, राइट। तो हमें ध्यान रखना है। अब अगर मैं ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ऑर्डर्स आ गया, वेल एंड गुड। कई बार नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल हमारे लिए समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अब या तो इसके लिए 4 अलग से फिल्टर लगाऊं या एक ही जगह मैं प्रिंट कर सकता हूँ ना। क्या चाहिए था मेरे को, रीजन ऑर्डर्स का टेबल, ध्यान रहे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, नॉट इक्वल वेस्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेट्स चेक करते हैं क्या नॉट इक्वल हमारे पास यहाँ चल जाएगा। परफेक्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा चल गया। तो जरा चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है रीजन में। क्लियर है, ओके। क्या हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसे नॉट इक्वल चलेगा क्या, लेट्स चेक। ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। हम ऐसे भी लेकिन चला सकते हैं ना, नॉट इन। नॉट इन के अंदर ये लिस्ट में पास कर दो। ठीक है, नॉट इन टेस्ट। नॉट इन में लिस्ट ही देना चाहिए, इन में। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट नॉट ऑर्डर रीजन इन वेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया बट हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपल ऐसा वाला पार्ट जो अभी पहले देखा वो वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तीनों चीजें समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ये यूजफुल रहेगा जब Absolutely. एक से ज्यादा हाँ, नोट हो। जब एक से ज्यादा चीजें List चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीजों को नहीं चाहिए, रेस्टॉल रिकॉर्ड चाहिए तो नॉट इन फंक्शन कवर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने डेटा सेट पे। तो ये कौन कौन से फंक्शन हैं, ये एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन, राइट। एग्रीगेट में मैं एक फंक्शन बता दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है। डिस्टिंग क्या होता है, यूनिक रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करता है। तो चलिए मैं इस टेबल में जाता हूँ, क्योंकि डिस्टिंग क्या करेगा, वन टाइम में वैल्यू देगा, ठीक है। कि ये दुर्गेश का डेटा 4 टाइम आया, 5 टाइम आया, नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक डेटा सेट को कॉल करो इधर, और मुझे जानना है कौन सा कस्टमर कितनी बार आया है। ओके, या सी, मेरे को क्या जानना है, मेरे को डिस्टिंक्ट कस्टमर जानने हैं। टोटल कितने हमारे पे रिकॉर्ड है, लगभग 6000 7000। अब मुझे जानना है कि कितने यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, या मुझे जानना है रीजन कितने, ऑलरेडी 4 है
तो हम देख सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑर्डर्स टेबल पे क्लिक किया, मेजर, लिस्टिंग, काउंट, और ऑर्डर्स टेबल से हमें चाहिए कितने कस्टमर टोटल हमारे पास कहाँ है। चलिए लिस्टिंग काउंट हमारे पास निकल गया और इसका एक टेबल बना के देख लेते हैं। तो कितने रिकॉर्ड है? 793 जो आपके यूनिक कस्टमर। अब एक कस्टमर मल्टीपल बारी आया होगा, उसको काउंट क्या करेगा? एक। तो ये हो गया डिस्टिंक्ट काउंट। नॉर्मल काउंट करते तो क्या आता? 6000 समथिंग। क्लियर? चलिए ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्या आता है? यस, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, ये हम करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि रो लेवल पे कैलकुलेशन होगी। चलते हैं हम अपने डेटा सेट में, और मैंने कहा यहाँ पे आप मुझे बता दो जिनका प्रॉफिट यहाँ पे हम कर सकते हैं। सही, मैंने कहा जो भी 100 के ऊपर सेल्स हुई हैं उनको बता दो आप गुड सेल्स, अदरवाइज नॉट गुड। तो यहाँ पे क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करो यार, कोई इशू नहीं है। न्यू कॉलम, एक कॉलम, इसके अंदर क्या पास करना है? तो राकेश, अगर सेल्स आपका कितना हो, 100 से हो, और ये बात सही हो तो क्या आ जाए? अगर यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख रहे होते तो हम मैसेज लिख सकते थे विदाउट डबल कोट, अगर नंबर कोई प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे क्या, नॉट गुड और नॉट गुड। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे गुड आ रहा है। चेक करो कितना है इसका सेल्स। हमने क्या दिया है? 405 गुड। 405 नहीं, हमने ये सेल्स लिया है ना भाई, ये सेल्स ठीक है, ये 100 के ऊपर है, परफेक्ट। रेस्ट ऑल आपके बहुत स्लो है। ठीक है, ये तो सेल्स हो गई है, एक्चुअल सेल्स हो गई, इसका हम माइनस करने के बाद। ठीक है, तो फिलहाल हमें समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। मान लो एक ऐसा कंडीशन बनाओ जो जो वेस्ट रीजन में है और जिसकी सेल 100 हो उसको लिखो ओके, अदरवाइज नॉट ओके। तो जैसे अब दो कंडीशन आ गई यहाँ पे, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं न्यू कॉल। डिफाइंड क्या करता है? दो कंडीशंस को क्लियर। ठीक, क्योंकि एक ही कंडीशन आ सकती है, हमारे पास कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। ठीक है, लेकिन एंड में भी कितनी कंडीशन यहाँ पास कर सकते हो? देखिए, दो कंडीशन, लेकिन हमारे पास 4 कंडीशन है। तो एक्सेल में तो 4 भी कंडीशन एंड के अंदर हम रैप अप कर देते थे, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 4 कंडीशन है तो एंड ऑपरेटर नहीं चलेगा, फिर ये वाला सिंबल चलता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी सिंबल से आपको बताने वाले हैं। क्या बोला था, मेरा रीजन क्या हो, इक्वल टू बेस्ट हो एंड। ठीक है, सेल्स, ये सारी बात सही हो तो कॉलन लगाइए। अब देखिए क्या आ गया, शुरू। नॉट ओके, यहाँ से कमिट कर दो या एंटर कर दो। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इसका दोनों रीजन सही है, पहली कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे भी जाएंगे वेस्ट रीजन है। लेट्स मैं वेस्ट को हटा करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपके पास लगभग, अगर गुड कहीं पे है वो भी देख लेते हैं। नहीं है फिलहाल, बहुत छोटे होंगे वैल्यूज इससे, और छोटे भी होंगे, हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। बड़ी भी वैल्यू होगी तो फिर कोई फायदा नहीं, जैसे 2934 है
इसकी एक कंडीशन ट्रू है But और no match. दूसरी नहीं है। तो एंड ऑपरेटर बोलता है मेरे सारे पैरामीटर्स अगर मुझे मैच मिलते हैं या कंडीशन ट्रू होती है तो मैं ट्रू एरिया का मैसेज दूंगा। ठीक है, तो प्रिंट हटा देते हैं। ऐसे ही एंड के बाद एक और पढ़ा होगा, क्या होता है और को ओ आर करके लिख सकते हो जो दो कंडीशन को दिखाएगा, या फिर आप स्टेटस स्टेटस था Status इफ एंड करके था ना, if and करके ही। इफ एंड। ठीक है, डबल पाइपलाइन इज टेलिंग एंड ऑपरेटर और और operator. एंड हाँ या और ऑपरेटर एंड डबल एंड इज टेलिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर बोलता है एटलीस्ट वन कंडीशन, ये भी कंडीशन मुझे ट्रू या मैच मिलती है तो मैं ट्रू वाले मैसेज में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करूँगा। मैं उसी केस में फॉल्स को प्रिंट करूंगा जब फॉल्स सारी कंडीशन होंगी। क्लियर है राज, कोई दिक्कत यहाँ तक? राज ऑल क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट। तो और कंडीशन अभी मैं कर दूंगा तो इसमें से कई सारी चीजें हो सकता है आपको स्टेटस डिफरेंट दिख जाए। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करता, कैंसिल कर देता हूँ पहले जैसे करता हूँ। चलिए, तो अब हमें समझ में आने लगी चीजें। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है? स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच भी इफ की तरह ही होता है जिसमें आप मल्टीपल इफ कंडीशन की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल इफ लगा सकते हो, यहाँ पे सिर्फ स्विच भी वही काम करता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं एक कंडीशन लेता हूँ। मैंने कहा जो फर्स्ट क्लास का बंदा है, ठीक है, और लाइक ग्रेड हो गया और ग्रेडिंग का सिस्टम। एब्सोल्युटली यहीं पे कर लेते हैं। इफ कंडीशन दो ही आउटपुट दे सकता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, हाँ, यस नो। और तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती ना कोई। आप लाइफ का कोई भी एक सवाल उठा के देखिए, आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने अगर 3-4 कंडीशन बनती है तो हाँ फिर एंड, फिर एंड। मतलब हाँ स्विच कर हमें सकते हो। 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। हाँ, एक स्विच डेटा से भी को कर सकते हो, इफ से भी कर सकते हो। इफ में क्या होगा, 4 बार अगेन इफ लिखना पड़ेगा। एक इफ फिर उसका कंडीशन फिर ट्रू एरिया, फिर जैसे कॉमा लगाए फिर इफ, तो नेस्टेड इफ वाला कंडीशन, इफ के अंदर ही इफ। लेकिन स्विच बोलता है मैं बाहर से ही स्विच आप फंक्शन लगा दो, मैं जो कंडीशन उसके अंदर 10 है 20 है उसमें मैं स्विच कर दूँ। तो मैंने क्या कहा, मैं ना सेल्स को कुछ बकेट में डालना चाहता हूँ। मैंने कहा जो मेरा 50 जो मेरे 70 के नीचे है वो ग्रेड सी है। ठीक है, जो 200 के नीचे है वो क्या है, ग्रेड बी है। और थर्ड क्या है, जो भी मान लो 200 से अबव वो क्या है, ग्रेड ए में। मैं बकेटाइज करना चाहता हूँ कि कैटेगरीज क्या है सेल्स की हमारी। तो इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अच्छा क्या यूज करेंगे, मेजर। नहीं कॉलम, क्यों? क्योंकि रो वाइज हमें डेटा चाहिए। ओके राज, क्या यूज करेंगे? राज
क्या यूज करेंगे, न्यू कॉलम। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच। स्विच फंक्शन के अंदर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या चाहिए बेसिकली, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन इज लाइक कंडीशन। तो मैंने कहा जो भी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी वो किसके बेसिस पे होंगी, ट्रू। इफ माई कंडीशन आर ट्रू तब जंप। तो पहला क्या बोल रहा है, वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 में मैं डालता हूँ अगर मेरी सेल कितनी है, लेस देन इज इक्वल टू 70। तो ये बात सही होती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए मेरे को, रिजल्ट। नेक्स्ट, सेल्स 300। तो कौन से बकेट में आएगा, बी में, ठीक है। फिर मैंने कहा तीसरा क्या है, तीसरे में मैं डाल देता हूँ सेल्स मेरी क्या है, अगर 300 से ज़्यादा है या 300 के बराबर है तो किस बकेट में आ जाए, ये क्लियर। बी वाला सर लेस देन 300 तो 70 से लेस देन होगा, वो भी इसी में आएगा। किसमें, इसी में। अच्छा इस वाले में बोल रहे हो क्या, अब आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले क्या बोला, ट्रू जो कंडीशन होगी तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। यहाँ जो भी 70 के नीचे होगा पहले उसका ऑपरेशन ये होगा। ये आगे देख चेक ही नहीं करे, अगर इसको लेस देन 70 मिल जाता है हाँ कोई भी, उसके हाँ, लिए सिर्फ ये एक्सप्रेशन चलेगा, आगे वाले नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चले, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आता हूँ यार, इस हिसाब से तो हमारा ये सारा बकेट तो ए भी प्रिंट कर सकता है, सॉरी ए नॉट प्रिंट कर सकता है, ये दोनों के लिए दोनों तो हमारा बी ही प्रिंट करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसके एग्जीक्यूशन के बाहर तब चीजें जाएंगी जब ये होगी कंडीशन फॉल्स। तब ये दूसरा स्विच कहाँ होगा, जंप करेगा नेक्स्ट वाले स्विच। ये तब तक काम करेगा जब तक मैच होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इससे पहले टेबल में गया 77, किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आया तो उस बकेट के लिए क्या आउटपुट आएगा, बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। क्या आया, तो समझ में आ गया स्विच। अच्छा सेम चीजें अगर मुझे इफ कंडीशन से भी करनी है तो कैसे करेंगे, बार बार इफ लगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो समझ आया स्विच। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ, तो क्या बताओगे आप। स्विच एक बार में मल्टीपल एक्सप्रेशन को रीड करता है, उनकी करेस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूशन देता है।
इफ कंडीशन भी मल्टीपल एग्जीक्यूशन या मल्टीपल कंडीशन को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, बट उसके लिए बार बार कॉल करना पड़ता है इफ के अंदर इफ के अंदर if। ठीक है, मान लो इसके बेसिस पे मुझे देखना है कि यार कौन सी कैटेगरी का कितना सेल हुआ। यहाँ पे आते हैं एक कॉलम चार्ट विच सेल्स। क्लियर? अब कुछ भी देख रहे हो आप, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है हमारा डैक। ठीक है, तो देखिए सबसे कम आपका सी है, लगभग 135 टोटल आ रहा है सी का, जो सी वाले बकेट में आ रहे हैं। मतलब 135 का मतलब ये हो गया जो 70 से कम है, उनका ये टोटल दिखा रहा है, क्योंकि ये भाई एग्रीगेट ही करके दिखाएगा। और एग्रीगेट का मतलब कैसे, यहाँ पे देखो लिखा भी है इसका। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या काउंट, अब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा किसमें काउंटिंग है, सी में। सी में, क्योंकि सी की सबसे कम वैल्यूज है। तो ये देखो ऑटोमेटिकली बदल गया। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। 5,000 के समथिंग सी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन डेफिनेटली ज्यादा होंगी, जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन होंगी उतने ही नंबर ऑफ अकरेंसेस कम होंगे। इसका कितना है 904, ठीक है, सेल सबसे ज्यादा ए में। एब्सोल्युटली। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो हो, ट्रांजैक्शन कम है बट अमाउंट जो अब सेल्स अमाउंट ज्यादा। करेक्ट। अगर नंबर ऑफ मान लीजिए ट्रांजेक्शन दो है मेरे पास यहाँ पे, और लेकिन वो दो 1 लाख की, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सिर्फ अकरेंसेस को बता, ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता रहा। अभी वैल्यू के बेस पे कर रहे थे तो ए फिर बी फिर सी, क्योंकि देखो जितनी छोटी ट्रांजेक्शन होगी उतनी ज्यादा बार होगी, बड़ी ट्रांजेक्शन एक ही बार होगी लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया सारी चीजें। एंड और ठीक है, चलिए इसमें मैंने बकेट भी बता दिया, इसका मतलब होता है इसमें एल्स भी होता है जैसे। और हाँ, तो एल्स वही चीज हो गया ना। हाँ, एल्स सिंपल प्रिंट कर रहा है इसी में, नॉर्मल इसी में होता है स्टेटस में। ये हो गया इफ का पार्ट और ये हो गया एल्स। स्विच में कुछ होता है एल्स वाला पार्ट, जैसे दो कैटेगरी होगी इनके एल्स, इनको छोड़ के जो भी आएगा। इसमें ट्रू एग्जीक्यूशन नहीं होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हर एक कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना पड़ेगा। लेकिन इफ में क्या होता था, मान लो 4 कंडीशन है, 3 प्रिंट कर दो, चौथा वाला एल्स पार्ट में डाल दो, मतलब ये एल्स पार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ना यहाँ पे, अगर मैं इनको हटाऊं तो ये एल्स पार्ट है। ठीक है, फिलहाल मैंने हटा दिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, टोटल वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी। ये सब क्या करते हैं कि जो भी करंट ईयर होगा उस करंट ईयर का आपको आज तक के डेट का टोटल दे देगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं करंट ईयर कौन सा है, 26 ईयर टू डेट, मतलब इस ईयर का टिल दिस डेट। एब्सोल्युटली राइट। 1 जनवरी टू आज तक आपने कितना बिजनेस किया, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल वाईटीडी। नेक्स्ट क्यूटीडी, क्वार्टर टू टिल डेट, टिल डेट, ये क्वार्टर टू डेट। नेक्स्ट मंथ टू। इस मंथ के किस डेट पे बैठे हो, तो 1 से 3 ऑफ मई तक का ट्रांजेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यूअर पूछता भी है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डेट एमटीडी भी वही होता है जैसे आपका टोटल एमटीडी होता है। डेट वाईटीडी भी वही होता है जो ये होता है। डेट क्यूटीडी भी वही होता है जो यहाँ पे डेट क्यूटीडी मतलब टोटल क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें लगभग 3 ये अलग है और 3 ये भी लगभग सेम ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज इसको देख लेते हैं, टोटल वाईटीडी की बात करते हैं। पहले तो हम देखते हैं हमारे पास डेटा कितना है। हमारे पास लगभग यहाँ से देख लेते हैं। कितने ईयर है आपके, तो अब आज इस ईयर का तो कोई डेटा है नहीं, तो करंट किसको मानेगा, 17 को। भाई लास्ट ईयर लेटेस्ट तो आपका कौन सा डेटा है, 17। तो 17 में मान लो 1 जनवरी 17 से लेके यहाँ पे जुलाई तक का डेटा होगा, तो वो क्या करेगा 1 टू जुलाई तक का डेटा दिखाएगा। ठीक है, बात तो वही हुई ना। फंक्शन तो करंट सिस्टम के डेट से लेगा। हाँ, तो करंट अगर डेट नहीं है तो क्या वो काम नहीं करेगा। तो करंट का मतलब कि लास्ट लेटेस्ट क्या है, अगर जो भी लेटेस्ट होगा उस पर काम करेगा।
लेटेस्ट आज का है तो आज का काम करेगा, पिछला साल होता पिछला करता, इससे लेटेस्ट कुछ भी नहीं है तो वो इस पे काम करेगा। करंट और लेटेस्ट मंथ, आपके पास करंट मंथ थोड़ी ना देखने आप जाएंगे, आप तो लेटेस्ट को भी देख सकते हैं। तो लेटेस्ट में आपको देखेगा 1 जनवरी टू एग्जैक्ट जो भी इसमें डेट और 17 में होगी। मान लो एक ही महीने ट्रांजेक्शन हुआ या दिसंबर तक हुआ तो पूरे ईयर का वो डेटा, डेटा की डेट लेगा, डेटा में जो डेट है। डेटा में जो डेट जो सबसे लेटेस्ट हो। क्लियर है? चलो, तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि ईयर्स का कितना सेल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक सेल्स पार्ट भी निकाला था ना सबसे पहले, अच्छा क्वांटिटी निकाला था, कोई बात नहीं, सेल्स क्वांटिटी ही निकाल के देख लेते हैं। सम क्वांटिटी है यहाँ पे, सम क्वांटिटी इसको उठाए यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए 2017 में कितनी क्वांटिटी हुई है, बराबर। ठीक है। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और टोटल वाईटीडी किस में यूज करेंगे, मेजर। टिल डेट भी है, ठीक है, वीक का, बट इतना यूज नहीं होता, तो मैंने यूज किया गया वाईटीडी। वाईटीडी में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन। क्या चाहिए आपको, क्या मुझे सम चाहिए, मुझे अगर बोलता कि मैक्स बताओ 17 के लेटेस्ट मंथ में, मुझे काउंट बताओ, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते थे, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर कोई मेजर बनाया तो यहाँ पे मेजर कॉल कर दो, नहीं बनाया तो आप ऐसे भी तो कॉल कर सकते हो, सम 50y। 50y का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। क्लियर, ऑर्डर का क्वांटिटी, या ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हमने ना पहले से एक सम क्वांटिटी बना रखा है, आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले बनाया हुआ था ना यही सेम चीज, तो चाहे इतना लिखो, या अगर इसको आपने बना रखा है पहले तो आप इसको हटा के ये भी तो लिख सकते हो, भाई वही हुआ ना। सम को चाहे कॉल करो, चाहे इस वेरिएबल में पूरा सम का फंक्शन सबसे पहले वाला हमने डायरेक्ट बनाया था तो यूज किया, तो ये कॉल कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेट। कौन सी डेट पे मैं प्रेफर करूंगा, क्लियर, ऑर्डर डेट डॉट डेट कर देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई स्पेसिफिक फिल्टर है, फिल्टर मतलब इस 17 में भी आप चाहते हो कि मुझे वेस्ट का सिर्फ दिखाए, वेस्ट रीजन का डेट जो भी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं सिर्फ इतने पे चलना चाहूंगा कि लेटेस्ट मंथ का मुझे सम बता दो, जो भी 1 जनवरी से जब तक का ट्रांजेक्शन उस ईयर में हुआ, ईयर टू टिल डेट। एग्जीक्यूट किया, क्लियर, क्या यही डेटा है आपके लेटेस्ट ईयर का, क्लियर है, ये देखिए सेम आ रहा है, क्लियर। अब मैंने कहा ठीक है, एक तो ये डेटा हमारा बन गया किसका, राइट क्लिक करते हैं और इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, एमटीडी का दिखा देते हैं, टूटीडी का आप इजी कर लेना, कोई इशू नहीं। अब इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया ईयर के साथ मंथ। अब आप देखेंगे हर एक ईयर का मंथ चल रहा है, 12 मंथ, फिर उसके बाद तो सबसे लास्ट में जाइए, यहाँ पे आपको आ रहा है सबसे लेटेस्ट कौन सा ईयर है, 2017 और उसमें सबसे लेटेस्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर उसकी सेल्स कितनी है, 1722। तो समझ में आया। टोटल मंथ टिल डेट का मतलब सबसे पहले लेटेस्ट ईयर, उसके अंदर लेटेस्ट मंथ, और लेटेस्ट मंथ में जितनी डेट तक का ट्रांजेक्शन हुआ, 30 दिन का हुआ, ठीक है, 4 दिन का हुआ, 5 दिन का, जितना भी हुआ, क्लियर।
टोटल एमटीडी का मतलब टोटल मंथ टिल डेट, सबसे लेटेस्ट जो भी मंथ होगा, तो डेफिनेटली लेटेस्ट तो यही मंथ हुआ ना भाई। क्लियर? चल इसमें टिल डेट का मीनिंग क्या हुआ? टिल डेट का क्योंकि मतलब स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग से एक्चुअल जो भी डेट है, जो अगर डेटा है, होगा तो हाँ, उसी डेट तक का ही हाँ, होगा। अगर डेट मान लो आपके पास इस, ये तो पुराना डेटा हमारा, ये तो 10 साल पुराना डेटा है, ठीक है। अब इस दिसंबर में हो सकता है 15 दिन में ट्रांजेक्शन हुई, तो 1 जनवरी से 15 तक का ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर इस दिसंबर में 20 तक ट्रांजैक्शन हुई है तो वो 20 तक 20 रहेगा। तक रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, इस डेट का मीनिंग क्या हुआ? टिल डेट का टू, अगर आपका करंट डेटा है तो करंट डेट तक रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें सपोज कुछ, करो हमारे हाँ, पास करंट डेटा है, हमारे पास आज तक का डेटा है मई का, हम्म। तो मई का डेटा हमारे पास ऑब्वियसली हमेशा ही टिल डेट तक रहेगा। तो ठीक है, जिस अगर दिन हम आप, 4 दिन, हाँ, 4th को है तो 1 से 4 तक करेगा। अगर आज डेट 20 है डेटा में तो 1 से 20 तक करेगा। तो ये बता रहा टू हूँ, ठीक डेट है। का मीनिंग नहीं समझ जब भी आपके पास करंट डेट है, मतलब करंट डेटा है, मई के डेटा पे आप काम कर रहे हो तो इस डेट तक चलेगा। पुराना डेटा है तो उसमें दोनों डेट्स आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो ये 1 जनवरी से चलेगा और इसमें 30 जनवरी होगा या 20 जनवरी तक होगा, तो 1 to 20 तक चलेगा। तो पुराने डेटा पे वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डेट को कैप्चर करता है, बट अगर आप लेटेस्ट डेटा पे काम कर रहे हो तो वो करंट वाले पे कैप्चर करता है। बहुत ध्यान से समझ, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डेट्स मिल रही है, तो यहाँ पे टिल डेट का कॉन्सेप्ट भूल जाओ 2 मिनट के लिए। टिल डेट का मतलब यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मिल रहा है। टिल डेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ चलेगा, जब एकदम एग्जैक्ट करंट पे आप काम करें। मई में जब काम कर रहे हो तो 1 मई से आज तक उठाए। तो सर हम ऐसे लेके चले कि हमारे पास एक डेटा है 1 to 3 और हमारे पास इस मंथ का फोरकास्ट डेटा है 1 to 30 तक का। हाँ, तो ये अगर 3 हम तक ही, फोरकास्ट डेटा पे अगर हम काम 3 करेंगे तक ही तो वो काम 3 करेगा, तक ही काम 3 करेगा, तक वो ही काम, टोटल का डेटा नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा बट वो अगर 3 हम तक। ये देख रहे हैं कि वो डेटा सेट से लेकिन डेटा यही डेट चीज उठा सेम रहा है, पिछले पिछले महीने का, अगर पिछले हम साल का है, अगर पिछले हम साल के सेम महीने। इस मंथ का फोरकास्टेड डेटा है पूरा 30 तक, हम्म। तो अगर हम तो वो ये डेटा सेट से डेट देखेगा या फिर सिस्टम से डेट देखेगा? करंट, करंट क्योंकि डेट देखेगा। एक्चुअल तो वो क्या करेगा, 1 to 30 मई तक आपके पास डेटा है, तो वो 1 to 3 तक का ट्रांजेक्शन आपको नंबर दिखाएगा यहाँ पे। लेकिन यही चीज पिछले साल की बात कर लेते हैं, 2025 की, तो वो 1 से 30 तक चलेगा। तो जब आप पुराने डेटा पे करते हो तो वहां पे उस पूरे महीने पे काम करता है, फिर ये टू टिल डेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तो टिल डेट वाला तब चलेगा जब एग्जैक्टली आप किसी रियल टाइम के डेटा पे काम, ठीक है। बात की बात हो गई कि यार इसमें 15 दिन चाहिए, तो आप लिख सकते हो इफ मंथ इज इक्वल टू 15 लेस देन इज इक्वल टू मंथ का डे 30, वो ठीक है। कंडीशन जो हाँ, वो कंडीशन लेस देन और ग्रेटर देन। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने सेम डेटा उठाया, ठीक है। इतना आ गया। तो समझना है यहाँ पे कि ये पूरे डेटा पूरे महीने के बेसिस पे काम कर रहा है, हमारा करंट पे ही टिल डेट वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? चल, तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर को भी करके देखते हैं। मान लीजिए एक और डेटा सेट में लेता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड, ठीक है। ये ईयर का डेटा आ गया।
अब सेम पीरियड लास्ट ईयर करता क्या है कि आप किस में बैठे हो अभी, 17 में। 17 का कितना बिजनेस है, 16 का कितना है, तो ये क्या करता चलेगा, 2014 15 15 पे आए तो इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ 14 का दिखाएगा। सेम पीरियड लास्ट ईयर, हम सेम पीरियड में बैठे हुए हैं लेकिन डेटा किसका उठा रहे हैं, लास्ट ईयर। इसका तब हम यूज करते हैं जब मुझे करंट माइनस प्रीवियस मंथ का क्या करना होता है, कंपेरिजन करना। तो अभी हम कंपेरिजन भी करके देखेंगे, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्लिक करते हैं यहाँ पे, मेजर, क्योंकि वन टाइम में वैल्यू आएंगी, सेम लास्ट ईयर, पीरियड प्लस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक कैलकुलेट फंक्शन होता है। कैलकुलेट फंक्शन एक ऐसा समझो और डाउन डाउन फंक्शन होता है, जैसे काउंट इफ, सम इफ, मैक्सिमम, इसके अंदर कोई भी कंडीशन आप पास कर सकते हो। वैसे यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन आप लगा सकते हो। कैलकुलेट फंक्शन कि क्या करना है आपको, सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या देगा आपको, तो मैंने कहा क्वांटिटी निकाल के देगा, ठीक है। किसका क्वांटिटी निकाल के देगा, पिछले साल, ठीक है। यहाँ पे डेट पास कर दो, डेट क्या थी हमारी, क्लियर। यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन जो आपका ये ऑपरेशन प्ले करेगा, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में कोई भी एक्सप्रेशन देने का आर्गुमेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सम हो गया, ठीक है। यहाँ पे सम करता है ये कैलकुलेट फंक्शन, आपके कंडीशन के बेस पे चलता है। आपको सम चाहिए, काउंट चाहिए, यहाँ एक्सप्रेशन में आप फिल कर, जैसे सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, वैसे ही ये उसी तरीके से ये काम करता है एग्रीगेट फंक्शन पे, ठीक है ना। ये सर किसी में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट फंक्शन कहीं भी यूज कर सकते हो। सिचुएशन जो भी पास करोगे यहाँ पे उसी के बेसिस पे करोगे। अभी मैं इसमें सिचुएशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया, सम पीरियड लास्ट ईयर, एंटर करिए। समझ आ रहा है, 14 में कितना हुआ, यहाँ पे आ गया 15 19। अब मैं बोलता हूँ कि यार एक्चुअल मुझे डिफरेंस निकाल के दिखाओ, तो कैसे करेंगे, यस, यहाँ पे करते हैं न्यू मेजर, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ईयर्स लेकर के आए और उनके करेस्पॉन्डिंग उनकी क्वांटिटीज का ट्रांजेक्शन देखा, उनके करेस्पॉन्डिंग हमने प्रीवियस ईयर का डेटा लेके आए। देखिए जैसे 2015 में कितना हुआ है, 7979, उसके प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था, 7581, तो यहाँ आ गया 758। 16 में आया तो 16 का कितना हुआ, 9837, उसके प्रीवियस ईयर में कितना हुआ है, 7979, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 79। 17 में देखिए 17 का डेटा, उसके प्रीवियस यहाँ पे जो भी हुआ यहाँ पे देखिए, क्लियर। अब ये कैसे आया वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ डैक्स राइट किए कि कैलकुलेट के अंदर हमने जो भी ऑपरेशन प्ले किया वो यहाँ पे आ रहा है, और हमने यहाँ पे डैक्स फंक्शन को राइट किया कि यही डेटा में बैठते हुए उसके लास्ट ईयर का जो भी डेटा है मुझे आप दिखा दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्स डेट। चलिए, ये तो हमने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में हमने क्या प्रॉफिट उठाया है या फिर लॉस उठाया है। तो चलिए उसको करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और एक दोबारा से मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन वन टाइम में कैलकुलेशन करके देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट
माइनस करंट माइनस प्रीवियस। तो यहाँ पे करंट का आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल क्वांटिटी, क्लियर, माइनस सेम पीरियड लास्ट। समझ आया? अब यहाँ पे एक्चुअल देखेंगे सम ऑफ क्वांटिटी आएगी किसके करस्पॉन्डिंग, ईयर्स के बेसिस पे। तो इस ईयर्स में कितनी वैल्यू आई हुई है 7581, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या, उससे पीछे कोई भी लास्ट ईयर था, कुछ भी नहीं था। तो ये सेम डेटा यहाँ पे आ गया, क्लियर। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आया 7979, 7979 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके प्रीवियस ईयर में कोई सेल हुई है, यस, क्या हुआ है 7581, तो यहाँ पे आएगा 79 माइनस 7581, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग माइनस होकर वैल्यू आएगी तो कंपैरिजन बताएगा कि 15 में आपने प्रॉफिट कमाया है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर, ठीक है, या फिर आपने लॉस उठाया है, ठीक है। तो लेट्स हिट द एंटर बटन, आफ्टर दैट लेट्स चेक व्हाट गेट वैल्यू। हमारे पास एक करंट और प्रीवियस का डैक्स बन गया होगा। आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको यही दिख जाएगा, क्लियर। अब इसको जरा कॉल करते हैं इस बकेट में और देखते हैं। अंडरस्टैंड? 2014 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो डेफिनेटली यार कुछ भी है नहीं, तो वो क्या दिखा रहा है हमारे को 7581। नेक्स्ट में हमने कितना किया 7979, पुराना वाला यहाँ लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग दिखा रहा है हमने 398 रुपीज हमने क्या किया है, ज़्यादा अर्न किया। वैसे ही सबके यहाँ पे आ रहे हैं करंट दिस माइनस प्री दिस प्री। सो फॉर क्लियर। अब मुझे बोला गया नहीं यार ये तो नंबर्स है, मुझे ना ऐसा बता दो परसेंटेज में कि हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन 10% बिजनेस ज़्यादा अर्न किया है, या 5% या 50%, बड़े भाई वांट, ओके। तो उसको कैसे करेंगे, तो एक डिवाइड फंक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं और मिलता है हमें न्यू मेजर। न्यू मेजर पे गया और मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज, मैं ऐसा कुछ भी कर देता हूँ परसेंट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइड। डिवाइड के अंदर हमारे पास आ रहा है दोनों चीज़ों को यहाँ पे देना है बेसिकली, कि करंट आपका क्या था और प्रीवियस क्या था। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस को यहाँ पे कॉल कर दूंगा, प्रीवियस, एंड दूसरा हमारे पास क्या है करंट। तो ये क्या करेगा, इसका और इसका डिवाइडेशन, जो चीज़ें निकल के आएंगी वो आपको आउटपुट में एज अ परसेंटेज वाइज दिख जाए, क्योंकि डिवाइड का नेचर ही होता है कि दो चीज़ आप उसको नॉमिनेट करते हो, दो चीज़ें उसको देते हो, तो उनके बेसिस पे ये ऑपरेशन प्ले करता है। हिट द एंटर बटन, अदरवाइज यू कैन क्लिक हियर द कमेंट बटन। तो both are the same. You can just drag and drop where it is the percentage. So let me just search here. Yeah, not this one, PER. So where it is PER, not this one. Let's check. Yeah, this one. Okay. So let's copy and paste it here. Perfect. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके परसेंटेज को हम चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएं। तो आप देखिए मेजर टूल में जाएंगे और यहाँ पे जर्नल को परसेंट में 95%, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कुछ, तो हमने उल्टी कैलकुलेशन कर दी है। तो यहाँ पे आते हैं, तो पे डालना पीरियड लास्ट ईयर, हिट एंटर बटन। नहीं यार हमने कुछ तो गड़बड़ किया होगा, चेक कितना ज़्यादा कैसे हो जाएगा। सर 95 भी तो होगा, 7979। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे थे आप। तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, चलो इसका 95%, इसका 81। अब देखिए लास्ट ईयर आपका हुआ है 98,000 और ये 79 किया था, तो 80%, ये 78%। यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए वो जीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप परफॉर्म करके ऑपरेशंस दिखा सकते हैं कि जो भी डेटा सेट है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमें इसमें आई थिंक 398 का लेना था परसेंटेज बेस, परसेंटेज निकाल रहे थे, डिफरेंस का परसेंटेज निकालना था हमें। 398 माइनस सेम पीरियड लास्ट ईयर, 398 डिवाइड बाय 2015 का जो सम ऑफ क्वांटिटी, वो परसेंटेज निकलती है कि हमने बेस से कितना परसेंट हमने माइनस हुआ है या पॉजिटिव हुआ है।
अब ये सही है, ठीक है। जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लास्ट वाले वैल्यू पे जाएगा और उनका कंपैरिजन करेगा। तो एब्सोल्युटली देखिए 7975 लगभग 5% मैंने एक्स्ट्रा दिया है। ये 23 एंड ये 26 अब भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए परफेक्ट। तो हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दिए। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, टैक्स फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ फंक्शन देखा, सम क्या होता है, एवरेज काउंट, डी काउंट, मैक्स, मिनिमम, इप्स कॉन्सेप्ट एंड और सिंबल के साथ और पाइपलाइंस के साथ भी देख लिया हमने। टी वाई टी डी, क्यू टी डी, एम टी डी, डेट, एम टी डी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। ऑल्सो सेम पीरियड लास्ट ईयर। डेट ऐड कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेट ऐड कॉन्सेप्ट होता है कि आप डेट्स को ऐड कर सकते हो। मान लो आपके पास एक डेट है, उसको मूव कर सकते हो आगे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड आप कर सकते हो। तो चलिए एक बार डेट ऐड फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। क्योंकि डेट ऐड फंक्शन जो है वो रो लेवल पे काम करता है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा इस बार? कैलकुलेट कॉलम। तो यहाँ पे आते हैं, या हम सीधा यहाँ पे चले जाते हैं ताकि हम समझ पाएँ। हमारे पास कुछ डेटा सेट है और इन पे हम डेट एड्स को ऐड करते हैं, विच मीन्स हमें अगर थोड़ा सा मंथ्स को हिट करना है या डेज को हिट करना है 2 महीने आगे या पीछे, तो उसको कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक एंड आई एम यूजिंग एट दिस टाइम न्यू कॉलम, बिकॉज ऑफ दिस हर एक कॉलम का ट्रिगरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ राइटिंग करता हूँ डेट एड। यहाँ पे कॉल करते हैं डेट ऐड। तो डेट ऐड के अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा ऑर्डर डेट। डेट करेंगे नंबर ऑफ इंटरवल। नंबर ऑफ इंटरवल का मतलब होता है कि आपको कितने नंबर्स या कितने मंथ्स आपको आगे जाने। लेट्स मैंने 2 डाल दिया, अब ये 2 महीने नेक्स्ट आगे वाली मंथ को हिट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या चाहिए, क्या डेज को हिट करे, क्या मंथ्स को हिट करे या ईयर्स को। तो मैंने कहा यार मेरा क्या होना चाहिए, मंथ्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मंथ पे क्लिक किया और एक्सटेंशन नहीं डालना है, कोई इशू नहीं है। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और हिट एंटर बटन। तो सबसे पहले समझते हैं डेट ऐड में हमने ऑर्डर्स टेबल जिनके बेसिस पे करना है, ठीक है, कितने मंथ्स को ऐड करना है। और यहाँ पे स्प्लिटिंग मोड में हमने क्या लिखा है, मंथ्स। एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 17 सितंबर, ठीक है। चलिए 17 सितंबर आ रहा है और चल के ऑर्डर में देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था, 17 जुलाई। जुलाई में प्लस करो 2, क्या आ जाएगा, सितंबर। इसका देखो इसमें 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट डेटा ही 17 था, तो वो आगे है ही नहीं डेटा, तो कैसे मूव करेगा, इसलिए यू गेटिंग ब्लैंक। तो डेट ऐड फंक्शन क्या करता है, जब भी आपको 2 महीने पीछे के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन बनानी है या 2 महीने आगे के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन बनानी है। सर इसको 2018 में जा सकता था, है ही नहीं डेटा हमारे पास, तो कैसे जाएगा, वो डेट के बेसिस पे ही चलेगा। अगर इसने 2018 में लेके गया तो हम कोई चार्ट भी हमें देगा, हमें रिपोर्ट भी बताएगा कि 2018 में चलती है। हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं खुद के लिए। हाँ तो खुद के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम इस पे कैलकुलेशन भी बिठाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मई का डेट है, अभी मैंने इसमें डेट ऐड लगाया और मैंने कहा 1 महीने आगे का दे दो, ठीक है। पीछे का तो चलेगा विच इज फाइन, लेकिन आगे का मतलब वो फोरकास्टिंग टाइप का हो गया। तो भाई आगे का हमारे पास डेटा ही नहीं है और आप लेकिन कैलकुलेशन बना रहे हो। तो मान लो 3 मई है, तो ये 3 जून के बेसिस पे कोई भी चार्ट आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो दिखेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे कुछ हमारे पास फंक्शंस आते हैं जिनको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में आपके पास क्या क्या आता है, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता होगा, दो स्ट्रिंग को सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे, मेजर, कॉलम या क्या यूज करेंगे, कॉलम। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या होगा टेक्स्ट फंक्शन में हर एक रोज के लिए कॉनकैटिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और मान लीजिए मुझे कॉनकैटिनेशन क्या चाहिए, स्लीप मोड और कस्टमर नेम, ठीक है, दोनों को मर्ज करना। मैंने यूज किया न्यू कॉलम और यहाँ पे हमारे पास कॉलम था, मैंने किया
मर्ज। मर्ज के बाद मैं यहाँ कॉल करूंगा कॉनकैट। कॉनकैट के अंदर 2 वैल्यूज दे सकते हो और ज्यादा वैल्यूज को चाहिए तो आप एंड ऑपरेटर के साथ। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, शिप मोड, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, कस्टमर नेम, ठीक है। और इसको आप क्लोज करिए और एंटर करेंगे तो लास्ट में आप जाके देखेंगे, ये देखिए मर्ज कॉल बन गया, दोनों एक साथ आ। बट ये थोड़ा सा बेटर वे नहीं लग रहा, देखो बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई कैसे कर सकता हूँ, लेट्स कॉपी, एक और बना लेते हैं इसी के साथ मर्ज कॉल। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप, परफेक्टली ये डेटा सेट आपको दिख जाए। क्लास आइफन रॉबिन, स्टैंडर्ड क्लास ब्रैडली, स्टैंडर्ड क्लास जैक, फर्स्ट क्लास जैसी, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि किस लेवल पे चीजें जाके कर पा रहे हैं। सी अगर दुर्गेश यही चीज मैं मेजर में जाके करूं तो क्या ये हो पाएगा, क्योंकि मेजर में अभी तक जितना कुछ करते आ रहे थे वो मेजर के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है यार, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ से क्या यूज किया, मेजर। कंकैटिनेट के अंदर कॉल करिए कस्टमर, कस्टमर नेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई और कॉलम यूज करिए, मान लीजिए सेगमेंट, सेगमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब हम चीजें कर रहे हैं लेकिन द वे ऑफ चूजिंग, किसके थ्रू हमें जाना है, वे हमने गलत यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। क्योंकि मेजर क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे प्ले होता है और वो वन टाइम में वैल्यू देता है। और हमारा कॉन्कैटिनेट एक टेक्स्ट फंक्शनलिटी है, टेक्स्ट कैटेगरी है, जो कि हमें एक रो लेवल पे कैलकुलेशन करके देता है। आप सोचिए मर्ज 2 कॉलम कर रहे हो तो उसका आउटपुट एक कॉलम में नहीं आएगा। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कैलकुलेट कॉलम यूज किया, आपने बोला कैलकुलेट कॉलम के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मान लो यहाँ पे ना मैं एक चार्ट बनाता हूँ ऐसे, और ईएफ को हटा के मान लीजिए मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी को कॉल, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटा दी। तो आपके पास एक डेटा सेट आ गया। अब यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज क्या आ रहा है, आपके पास क्वांटिटी आ रहा है। लेट्स से मैंने बोला कि यार मेरे को ना सिर्फ कुछ ऐसा लॉजिक या कुछ ऐसा डैक्स राइट करके दिखाओ कि मेरे को सिर्फ आर्ट का 3000 निकल के, क्या बोला मैंने, सिर्फ आर्ट का मुझे जितना ट्रांजेक्शन हुआ है सम ऑफ क्वांटिटी वो निकाल के। तो अब हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन वही है जैसे आप एक्सेल में सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, एवरेज इफ यूज करते हो, वही सारा चीज यहाँ पे है। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए और क्या यूज करेंगे, मेजर इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है और वन टाइम में वैल्यू देगा। 8 20 बार होंगे आपके डेटा सेट में, बट वो 8 के करेस्पॉन्डिंग 20 का ट्रांजेक्शन सम करेगा और उनके करेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट देगा। तो हमने क्या यूज किया, न्यू मेजर। न्यू मेजर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट के अंदर आपको फिर से मैं बताता हूँ, एक्सप्रेशन में सम चाहिए तो सम यूज करिए, काउंट चाहिए, मैक्स चाहिए तो वो क्या करेगा, जिसका भी आपको चाहिए स्पेसिफिक उसका काउंट या मैक्सिमम वो सारी चीजें देगा। तो हमने सम पहले ही बना रखा है तो चाहे मैं ये यूज कर लूँ या फिर से सम फंक्शन के अंदर मैं क्वांटिटी को कॉल कर लूँ, बोथ आर द सेम वे। अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में दिया कि मुझे जो भी चीजें चाहिए वो सम चाहिए, ठीक है। के बाहर जाते हैं तो आपको देखो कितने सारे फिल्टर्स मिल रहे हैं, क्लियर। अब फिल्टर में क्या चाहिए, कैटेगरी, और कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट, तो कैटेगरी, whenever category would be not category, subcategory,
where it is Order yeah, this one. Whenever your order subcategory is equal to, क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरी हो सकता था, ऐसे ही यहाँ पे कोई सेल्स हो सकता था कि मुझे वही सेल्स का डेटा सम निकाल करके आप दो जो 20,000 से ऊपर है या 10,000 के ऊपर है। तो जो भी आपने फिल्टर लगाना है, आप 1 फिल्टर, 10 फिल्टर, 20 फिल्टर यहाँ पे आप रैपअप कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो लेट्स एग्जीक्यूट। एंड अगर मेरा ये डेटा सेट बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या आएगा? 3000। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हमने, एक डबल कोट भूल गए थे, भी आ गया। अब मैं यहाँ से एक सिंपली क्या करता हूँ, क्या नाम था इसका, नाम क्या था जो हमने अभी बनाया, आर्ट करके था, राइट? सम ऑफ आर्ट, इसको कॉल करो और यहाँ पे आ गया। कॉपी कर इसके फॉर्मेट पेंटर को और यहाँ पे आप चिपका दो ताकि आप स्टाइलिश थोड़ा सा हो जाए। तो देखिए क्या आपका आर्ट का सम मैच कर रहा है? तो ये होता है बे। और हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने डैक्स में क्या लिखा है। दीज आर ऑल डैक्स, ये मेजर है, ये बेसिकली क्या है आपका कॉलम्स है, ये कॉलम्स हैं, और भी नीचे चलेंगे ये मेजर्स है। तो देखिए कितने सारे हमने मेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, राइट? आप जब एक्सेल में कोई भी फंक्शनलिटी को राइट करते तो वहाँ पे सेल्स को ट्रिगर करते थे, वहाँ पे सेल्स बेसिस पे कैलकुलेशन होता था, बट यहाँ पे उनके कॉलम के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। अब आप सोचिए जहाँ से ये डेटा सोर्स आ रहा है, उन डेटा सोर्स में कुछ भी चेंजेस हुआ, राइट? आपने सिर्फ यहाँ पे आना है एंड यू कैन क्लिक जस्ट रिफ्रेश बटन। आफ्टर दैट यू विल गेट द अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड नंबर ओवर हियर, राइट? कोई भी चीज होती है जस्ट अ क्लिक रिफ्रेश बटन, आपका सारा डेटा चाहे किसी डेटाबेस से आ रहा है या किसी क्लाउड से आ रहा है या किसी पाइथन से आ रहा है या किधर से भी आ रहा है, वो सारा डेटा यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करने से बैकएंड में जाएगा, सारा डेटा चेक करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जितना सब कुछ बना हुआ ऑटोमेटिक अपडेट कर। क्लियर है? तो गाइस क्लियर हुआ? अब आप बताइए डैक्स क्या होता है, बता सकते हो डैक्स क्या होता है? डेटा एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस फॉर एक्सप्रेशन। अब अगर मैं पूछूं, आप लोगों ने एक्सेल पढ़ लिया है, फंक्शन क्या होता है या फॉर्मूले क्या होते हैं? हमारी प्रॉब्लम ही यही आती है, हम ऑलरेडी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने जितना इंटरव्यू दिया मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं वो वैसे कर पा रही हूँ क्या पता, लेकिन ऑलरेडी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो क्या। अच्छा आप बताइए एक्सेल क्या होता है? कोई भी एक टूल, कुछ भी, कोई भी टूल का एक टॉपिक, कुछ भी आइडिया हो जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सही है गलत डजंट मैटर, बट यू ट्राई, थोड़ा सा ट्राई करो आप। एक्सेल जिसमें हम डेटा मेंटेन करते हैं, हम डेटा को रिपोर्ट कर सकते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। और क्या कर सकता है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से हम दूसरे रेफरेंस से हम डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। यही तो बताना होता है, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप एक टूल्स के अंदर काम कर रहे हैं ना, वही तो आपको सामने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है बस। आपको थोड़ा सा कम ही आ रहा है, लेकिन जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, उसको दिखा नहीं पाओगे कि मैंने ये चीज़ें आती है, मैं ये कर पाता हूँ, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी बेटर होगा। यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टीचर के पास गलत ही होगा, तो टीचर तो बैठा ही है उसको करेक्ट करने के लिए। अभी हमें आ रहा है गलत ही आ रहा है, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचोगे तो नहीं होगा ना। 2-4 बार गलत होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप सही बोलने लगोगे, राइट? तो मेक अ प्रैक्टिस, थोड़ी सी चीज़ों को समझो। अच्छा इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। डैक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, मतलब क्या होगा यार? मतलब वही हुआ ना कि एक्सेल में जिनको फंक्शन बोलते थे,
उनको हम पावर बीआई में क्या बोल रहे हैं, डैक्स। मतलब दुर्गेश ये है कि जो वो काम कर रहे थे फंक्शन, वही हमारे डैक्स कर रहे हैं। तो दुर्गेश काम क्या करते थे, फंक्शन, फंक्शंस हमारे कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी बनाने में हमारी हेल्प करते थे। तो डैक्स भी वही कर रहा है, एब्सोल्युटली राइट। तो डैक्स का अगर नाम समझने की कोशिश करें और इनको तोड़ें तो डैक्स स्टैंड फॉर द डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेटा मतलब दुर्गेश, डेटा मतलब कोई इंफॉर्मेशन, एनालिसिस मतलब कोई गणना करना, कोई समराइजेशन करना, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। एक डेटा है जिसकी एनालिसिस करनी है किसी कंडीशन के बेस पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, डैक्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास डेटा था, मुझे आर्ट का सम निकालना था, तो डेटा था, उसको एनालिसिस किया, ठीक है, किसके बेसिस पे, एक्सप्रेशन के बेसिस पे, विच इज कॉल्ड एज अ डैक्स। क्लियर। तो थोड़ा थोड़ा चीजों को समझो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको बोल के समझो। प्रैक्टिस करो कि सम ऑफ आर्ट का करना है, सम ऑफ आर्ट का नहीं करना है, तो नॉट इन फंक्शन लगा दो, ऑलरेडी यू नो दैट, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कितना भी डेटा बना सकते हो, आपको रटना कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वीडियोस देखते जाओ और थोड़ा प्रैक्टिस करो और उसको लिख के रखो। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो टीचर्स के पास, मेंटोर के पास आओ, पूछो आप, ठीक है, तब मजा आता है, राइट। डैक्स को कितने तरीके से लिखते हैं, तरीके से बताइए। न्यू मेजर, न्यू कॉलम इन टेबल। हाँ, मतलब क्या होता है तीनों, अब जैसे मेरे को नहीं पता, समझाओ। New measure is used to calculate the aggregated value like sum, average, mean, median. लेकिन अगर यही सम फंक्शन में कैलकुलेट कॉलम के थ्रू करूँ तो, ओके, अगर मैं हम यही सम फंक्शन कैलकुलेट कॉलम के थ्रू करेंगे तो हमारी कैलकुलेट कॉलम में थ्रू आउट द कॉलम सेम वैल्यूज आएगी, क्योंकि वो एग्रीगेट वैल्यू है। सम प्रोवाइड्स द एग्रीगेट वैल्यू, तो वो हर एक रो के लिए सेम वैल्यू देगा। तो किस तरीके से, क्या क्लियर, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से next is new column. When you want to calculate the row wise, when you want to do the row wise calculation, so then we have to use new column. Perfect. And what next? Next is table. Tables is like when we want to extract the data on some filter basis, new parameter or filter basis from a table. Okay. We are extracting a whole table from the existing one based on some filter, based on some conditions. We use table. Let's say मेरे पास एक फिल्टर है, ठीक है, मेरे पास 4 डेटा है, मुझे चाहिए इसमें से एक को छोड़ के बाकी सारे चाहिए। मेरे पास 4 रीजन के डेटा है, मैंने कहा कि मेरा ये छोड़ के बाकी सारा डेटा चाहिए एज अ टेबल फॉर्म में, क्या यूज करेंगे, कंडीशन क्या यूज करेंगे या कंडीशन क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा याद नहीं आ रहा, टेबल्स का क्रिएट टेबल्स था, कैलकुलेट टेबल, ठीक है, कैलकुलेट टेबल, पैरामीटर्स में टेबल नेम। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हमने टेबल्स बनाया हुआ था ना, यही था क्या, पेपर्स भी चाहिए और मान लो और सारी हमने कंडीशन को यहाँ पे पिक किया हुआ है। आ जाएगा नोट कॉलम नेम इन कंडीशन। करेक्ट, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम आते हैं इस डेटा में। मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, 2-3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई एम यूजिंग न्यू कॉलम, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन आपका रो लेवल पे ही काम करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट नेम, लेफ्ट नेम के अंदर हमने यहाँ पे लेफ्ट पास किया। आपको यहाँ पे आर्गुमेंट दिख रहा है, अगर आप इसके पैरामीटर या आर्गुमेंट को रीड करना सीख गए कि किस फंक्शन को क्या चाहिए, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली एरर नहीं आएगी और आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कह रहा भाई वो टेक्स्ट दो जिनका मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास कौन सा कॉलम था,
one is सिप मोड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल किया गया सिप मोड, हम किसमें बैठे हैं, टेबल में बैठे हैं, ओके। तो देखिए टेबल का डेटा दिखाने लगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम टेबल में ही लगा लेते हैं। टेबल में गया और मैंने कहा सिप मोड, कितने कैरेक्टर चाहिए, 3 कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ST8, ठीक है, यहाँ पे SEC। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ डेटा है, हिट एंटर, और आप लास्ट में जाइए, देखिए आपको 3 कैरेक्टर मिलते हैं। इस तरीके से राइट लेफ्ट ये सारा फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे लेंथ जाननी है प्रोडक्ट, तो क्या फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ डिफाइन करके बताता है। क्या यूज करेंगे, मेजर कॉलम, क्यों कॉलम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा एक रो लेवल के लिए होगा ना यार, ये प्रोडक्ट चेक करेगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका लेंथ, फिर ये, फिर उसका लेंथ, फिर ये, फिर उसका लेंथ, तो इस तरीके से चलेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू कॉलम, और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेंथ में क्या बोल रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आप पास कर दीजिए, हमें जो भी चाहिए था, हमें चाहिए था प्रोडक्ट, हिट एंटर बटन। अब देखिए 34 इसमें लेंथ होगा, यहाँ पे भी आपका, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट फंक्शन लगा सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारा यहाँ पे काफ़ी फास्ट है कंपेयरिंग टू एक्सेल, ठीक है। तो ये सारा डैक्स पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने लगभग डैक्स कंप्लीट कर लिया है, हमने समझ लिया डैक्स क्या होता है, कैलकुलेट कॉलम्स क्या हैं, मेजर्स क्या हैं, कैलकुलेट टेबल्स क्या हैं, इस तरीके से आर्गुमेंट को कैसे रीड करते हैं, कैसे फंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर इसके अलावा भी मेरे पास कुछ डैक्स फंक्शन आते भी हैं तो हम उनको समझ के आगे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे डैक्स पढ़ने चले तो बहुत सारा डैक्स है, उसको कवर करना मुश्किल है, बट हम उतने सारे डैक्स पढ़ लिए हैं जितने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी आप जा करके गूगल से निकाल के बहुत सारे डैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, डेटा मॉडलिंग हो गया क्या, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। आप लोगों ने पढ़ लिया क्या डेटा मॉडलिंग, अच्छा।
और भी करने के बाद मैं आप लोग को प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। एक लास्ट डैशबोर्ड भी बनाएंगे। तो 2 से 3 क्लासेस अपनी बच रही। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में डैशबोर्ड प्लस डाउट सेशन की क्लास होगी कि जो भी हमने एंड टू एंड पावर बीआई में पढ़ा, उसमें कहीं भी कोई डाउट है, कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, या कुछ टिप्स वगैरह होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं अपने कंपनीज में इंटरव्यू देता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बंदों में क्या होना चाहिए, राइट, तो वो सारा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करके और पावर बीआई क्लोज करने में फिर वी कैन गो टू पाइथन या डेटाबेस से जो भी है उस पे चलेंगे, ठीक है। पाइथन या जो भी चलो SQL, सीक्वल पे हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है। तो चलिए गाइस, राज कोई डाउट भाई आपको? नो सर, नो सर। क्लियर है भाई? यस सर, नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे सर डाउट। क्योंकि ये डैक्स फंक्शन बहुत हैक्टिक और कॉम्प्लेक्स होता है। आप अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। थोड़ी सी वीडियोस देखना और बहुत सारी प्रैक्टिस करना। मैं आपको वीडियो शेयर करवा देता हूँ, जिस डेटा पे हमने प्रैक्टिस किया वो दे देता हूँ। ऑलरेडी पावर बीआई की नोट्स आप लोग को मिल ही गई है, ठीक है। तो बस पढ़ो और आगे बढ़ो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दोस्त आप लोग के पास सही, तो उसमें आपको डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय। रीना प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।